Hello everyone, welcome to JSD Economics class. Today we will talk about the money supply, which is very important topic in economics and most of the questions are asked from this topic. चलिए हम शुरुआत करते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? बीच बीच में हम आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे जो इनमें से बन सकते हैं और इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मनी सप्लाई से मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है प्रोड्यूसर्स और एक होता है कंज्यूमर्स। आपने पढ़ा हुआ है प्रोड्यूसर्स कौन होता है, हु प्रोड्यूसर्स द गुड्स, एंड कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम्स द गुड। इसी तरह से मनी के प्रोड्यूसर्स होते हैं और मनी के कंज्यूमर्स होते हैं। मनी के प्रोड्यूसर कौन हो गए? यानी कि मनी को जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मनी को इशू करते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो संस्थाएँ हैं जो मनी इशू का काम करती हैं। एक है हमारी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश का केंद्रीय बैंक, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो सेंट्रल बैंक होता है हमारा, जो RBI है, वो 2 रुपये के नोट से लेकर जितने भी नोट इशू होते हैं वो हमारा कौन इशू करता है? RBI। और जितने कॉइन्स होते हैं या 1 रुपये का नोट होता है उसको कौन इशू करता है? उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। यानी दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी को इशू करने का काम करते हैं। और मनी के कंज्यूमर्स कौन होते हैं? मनी के कंज्यूमर्स हम जनता, जो भी पब्लिक है जो कि उसको कंज्यूम करती है। जब हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स की बात नहीं करेंगे। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई से तात्पर्य है कि टोटल जो क्वांटिटी ऑफ मनी है या टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो लोगों के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक अर्थव्यवस्था में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर करते हैं। इसलिए मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास कितने पैसे हैं तो आप अपनी पॉकेट में चेक करेंगे, आप अपने घर पे जाकर देखेंगे जहाँ पर आप अपना कैश रखते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को खोलेंगे मोबाइल पर, चेक कर लेंगे कि बैंक में कितने पैसे आपके पड़े हैं। यानी लोगों के पैसे या तो उनके पॉकेट में होंगे या उनके घर पे होंगे या फिर बैंक में होंगे। बस उसी को टोटल कर देंगे और हमारा मनी सप्लाई निकल आएगा। इट इज़ ए स्टॉक इन एन इकॉनमी। ये मनी के स्टॉक को बताता है, इसीलिए मैंने कहा ये स्टॉक कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट। तो क्लियरली पता है कि इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है। इट इंक्लूड्स अ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली कंज्यूमर्स ऑफ द मनी। मैंने बताया कि किसको शामिल करते हैं मनी सप्लाई में? सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को जो लोगों के पास है। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी। यानी कि इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? गवर्नमेंट के पैसों को और बैंकिंग सिस्टम को, जो कि क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी, मनी के उत्पादक कहलाते हैं। इनको शामिल नहीं किया जाता है जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं। अब मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाए? चूँकि इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले 1961 में फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी ने एक अपना प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट, जो कि रिलेटेड था मॉनेटरी ग्रुप से। 1961 में जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप आया उसने बताया कि मनी सप्लाई में उन्होंने सिर्फ M1 को शामिल किया। बेसिकली इसलिए क्योंकि वो मनी के केवल एक ही फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करते थे और उसके दूसरे फंक्शंस को ध्यान में इन्होंने नहीं रखा था। आपको पता है मनी के कई फंक्शंस होते हैं। एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू, और इसके अलावा पेमेंट फॉर डिफर्ड पेमेंट भविष्य में भुगतान के लिए, एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और मनी के दूसरे फंक्शंस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। द सेकेंड वर्किंग ग्रुप वॉज फॉर्म्ड बाय द RBI 1977। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सेकेंड वर्किंग ग्रुप जो 1977 में RBI ने फॉर्म किया था। दिस ग्रुप प्रेजेंटेड 4 एग्रीगेट्स फॉर द कंप्लीट मनी सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो दूसरा वर्किंग ग्रुप है उसको किसने फॉर्म किया था? RBI ने। कब फॉर्म किया था? 1977 में। और किस आधार पर इन्होंने मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताए थे? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे। यानी इन्होंने जो 4 कंपोनेंट मनी सप्लाई के बताए थे वो कौन कौन से थे? M1, M2, M3, M4। जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा होता है? M1, उससे कम लिक्विड होता है M2, उससे कम लिक्विड होता है M3 और उससे कम लिक्विड होता है M4। तो ये पूछा जाता है सबसे तरल मुद्रा का माप कौन है? M1 सबसे ज़्यादा तरलता को बताता है।
अब यहाँ पे लिक्विडिटी से क्या मतलब है, तरलता से क्या मतलब है? तरलता से मतलब है जिसको ईजिली आप, जो कि एकदम कैश फॉर्म में है या ईजिली कैश में कन्वर्टेबल है। जैसे अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो सबसे ज़्यादा लिक्विड आपके पॉकेट में पड़े हुए पैसे होंगे। कि अगर हम कंपेयर करें आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को आप कैश में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप तुरंत उस सामान के लिए को परचेज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा वो कैश में उतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। M2 से कम लिक्विड होता है, M2 से कम लिक्विड होता है, और M4 M3 से कम लिक्विड होता है। अब M1 में क्या क्या शामिल किया जाता है? C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? C है करेंसी विद पब्लिक, ऐसा पैसा जो लोगों के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ऐसा पैसा जो लोगों ने बैंक में जमा कर रखा है लेकिन जो डिमांड पे पेएबल है, जैसे आप मांगेंगे तो बैंक आपको वो पे कर सकता है, वैसा डिपॉजिट, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर डिपॉजिट विद RBI में 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं। पहला है डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है वैसे ही जो सेंट्रल बैंक होता है RBI होता है, वहाँ पे भी कुछ लोगों के खाते होते हैं। कुछ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IDBI बैंक नहीं है, HDFC बैंक नहीं है, ये 2 इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस करती हैं, वो अपने खाते सेंट्रल बैंक में खोल सकती हैं। मनी फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके खाते आपके सेंट्रल बैंक में होते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये दोनों संस्थाएं जो हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और ये अपने खाते सेंट्रल बैंक में खोल सकती हैं। मनी फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट जैसे हमारे इंडिया गवर्नमेंट स्विस बैंक में अपना खाता खोलती है, तो वैसे ही कहीं और की गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ अपना एक खाता खोल सकती है, लेकिन वो खाता कहाँ खुलेगा? सेंट्रल बैंक में। तो इन तीनों डिपॉजिट को किस में शामिल किया जाता है? अदर डिपॉजिट विद RBI। तो M1 में करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, इन तीनों को शामिल किया जाता है। M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नैरो मनी किसको बोलते हैं? M1, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ उसी को शामिल किया गया है, उसी पैसे को जो मतलब यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को ही एक्सेप्ट किया गया कि जिसकी बात हमारी 1961 में फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी ने की थी। उन्होंने सिर्फ M1 को ही मनी सप्लाई माना था। बट आपको पता है कि मनी का जो स्टोर वैल्यू है, जिसके कारण भी मनी की डिमांड होती है, यानी मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, इस वजह से भी मनी एग्जिस्ट करता है। तो M2 में M1 के साथ डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को भी शामिल किया गया। डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस और बैंक पे डिफरेंस क्या है? देखिए, पोस्ट ऑफिस और बैंक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बैंक आपको लोन भी ग्रांट करता है, आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट जो पेएबल है ऑन डिमांड, पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका एक खाता है तो उसको भी शामिल किया जाता है M1 के साथ, और इसी को हम लिक्विड मनी भी कहते हैं। M2 को ही हम लिक्विड मनी भी कहते हैं, बट लिक्विडिटी M1 से M2 में कम होती है। M3 में क्या शामिल करते हैं? M1, यहाँ पे M1 है, अभी M2 नहीं आया है। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। देखिए, M3 में अब आपने जो स्टोर वैल्यू है, यानी कि पैसों को स्टोर करके रखते हैं हम, आपको पता है ना, बैंक में कई तरह के खाते खोल सकते हैं, जिसमें करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, और इसमें टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक मतलब टाइम, जिसमें आप सेविंग अकाउंट भी होता है, इसके अलावा आपका टाइम लंबे समय के लिए अगर आपको बैंक में जमा करना होता है तो फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में आप पैसा अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने अगर पैसा जमा किया है तो आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें बैंक को पता है कि आप काफ़ी समय तक पैसा निकालने नहीं आएंगे, लेकिन अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसा निकाल सकते हैं, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसमें M1 के साथ टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक को भी शामिल किया जाता है, जिसको टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट कई नामों से जाना जाता है, और इसी को ही M3 को ही हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैरो मनी M1 को कहते हैं, ब्रॉड मनी M3 को कहते हैं। M4 में किसको शामिल किया जाता है? इसमें पूरा की पूरा M3 तो ले ही लिया जाता है, जिसमें M1 भी आ गया और टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी आ गया, प्लस अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में कुछ और डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, वो डिपॉजिट को भी, जैसे आपने किसान विकास पत्र और ये सब सुना है, तो ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको भी शामिल कर लिया जाता है M3 के साथ, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। लेकिन उसके बदले में जो सर्टिफिकेट देता है पोस्ट ऑफिस उसको, जैसे किसान विकास पत्र
वो डिपॉजिट जो है वो तो एक्सेप्ट किया जाएगा इसमें, लेकिन अगर उसके बदले में कोई सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये M4 को ही हम स्टॉक ऑफ मनी या वाइडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए M3 के साथ ये सब शामिल कर लिया गया और M3 में ऑलरेडी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं M4 पूरा की पूरा स्टॉक को बताता है। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया में मनी सप्लाई को सबसे अच्छे से कौन डिफाइन करता है, M3, यानी मनी सप्लाई का मतलब यहाँ पे इंडिया में M3 से होता है। ठीक है, फिर देखिए ये हम आपको बता चुके हैं कि अदर डिपॉजिट विद जो भी होता है उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट या डिपॉजिट ऑफ द ओन गवर्नमेंट इसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने बताया ये प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी है और मनी सप्लाई में इसकी बात नहीं की जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक थर्ड वर्किंग ग्रुप आता है 1997 में, YV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। YV रेड्डी की अध्यक्षता में एक थर्ड वर्किंग ग्रुप बनता है जो कि मनी सप्लाई को फर्दर और कैटेगराइज करता है, जिसमें मॉनेटरी एग्रीगेट के अकॉर्डिंग M0, M1, M2, M3 डिवीजन दिया गया है और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स यानी L1, L2 और L3। आपको पता है 1990 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का ज़्यादा प्रसार हो चुका था। इस वजह से L1, L2, L3 को शामिल किया गया, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी मनी सप्लाई में रोल रहेगा उसको शामिल किया गया। लेकिन हालांकि बाद में इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। एक बार तो इसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था YV रेड्डी जी का वो था M0। अब ये इन्होंने M0 को जो बताया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। M0 को ही हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं और बेस मनी भी कहते हैं। तो अगर आपसे हाई पावर्ड मनी पूछा जाए, रिजर्व मनी पूछा जाए या बेस मनी पूछा जाए तो वो क्या होती है। अब यहाँ पर आपके M0 में सप्लायर्स ऑफ द मनी को ध्यान में रखना है। सप्लायर्स ऑफ द मनी यानी कि जो भी H है हाई पावर्ड मनी जो कि RBI ने निकाली है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दोनों ने जो भी पैसे इशू किए हैं वो है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी जो भी मनी इशू किए गए हैं वो या तो लोगों के पास कैश फॉर्म में होंगे या फिर बैंकिंग सिस्टम के पास रिजर्व के रूप में होंगे, यानी कैश रिजर्व विद पब्लिक्स, और R क्या है, कैश रिजर्व विद बैंकिंग सिस्टम। तो H क्या है, C+R। अब R ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व, एक होता है एक्सेस रिजर्व। तो आपको कमर्शियल बैंकिंग की फंक्शनिंग पता है कि जब भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पर हमको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, और उस पैसे का बैंक करता क्या है, उस पैसे में से कुछ पैसा बैंक अपने पास, कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखता है। जो पैसा बैंक, जैसे आपने 1000 रुपये अगर बैंक में जमा किया कमर्शियल बैंक में, तो 1000 रुपये का सपोज वो 10% यानी कितना हुआ, 100 रुपये, और अपने पास रखना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं SLR सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, और 10% सपोज अगर उसको कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास रखना है तो जिसको हम बोलते हैं CRR। जैसे सपोज अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बनती है कि बैंक से जब भी आप पैसा मांगे बैंक आपको दे सके। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये जमा किए हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे बैंक में जमा किए होंगे, और बैंक ये मानता है कि सब लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे। अगर सब लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे तो बैंक एज ए बिजनेसमैन काम करता है और वो आइडिया लगाता है कि एक बार में लोग कितना पैसा निकालने आ सकते हैं। तो सपोज 80% पैसा लोग निकालने आ सकते हैं, तो लोग निकालने जो आ सकते हैं वो तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये 20% पैसा जो है बैंक के पास रिजर्व के रूप में रहेगा। ये जो 80% पैसा है ये भी क्या करेगा बैंक को पता है कि एक साथ सब लोग निकालने नहीं आएंगे, तो एक साथ निकालने नहीं आएंगे तो इसमें से कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को दे देगा और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस तरह वो एज ए बिजनेसमैन काम करेगा। सपोज अगर आपको 4% इंटरेस्ट पे वो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है तो 8% पे फर्दर ये लोन दे देगा इन्वेस्टर्स को, और इस तरह से बैंक एज ए बिजनेसमैन काम करता है। तो बैंक के पास एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है जो कि उसको रखना ही रखना है, क्योंकि लोगों ने अगर पैसा मांगा तो उसको देना पड़ेगा, या सेंट्रल बैंक ने उसको कहा एक रिजर्व अपने पास रखने के लिए, एक सेंट्रल बैंक के पास रखने के लिए। लेकिन जो एक्सेस रिजर्व है उसको बैंक क्या करता है, वो उसी से वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इन्वेस्टर्स को पैसा देगा, इन्वेस्टर पैसा लेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे फर्दर प्रोडक्शन और इनकम बढ़ जाएगी। आपको इस ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से
मनी सप्लाई क्रिएट करता है हाई पावर्ड मनी। और हाई पावर्ड मनी को हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी क्यों कहते हैं या बेस मनी क्यों कहते हैं? देखिए ये बना है गमले के आकार की एक आकृति जिसमें ये बेस है। बेस मतलब ये हाई पावर्ड मनी है जो कि या तो लोगों के पास है या तो बैंकिंग सिस्टम के पास है। देखिए जो आपका C+R है तो इसमें से जो C है उसको आकर आप देखेंगे तो मनी सप्लाई में C का कोई रोल होता ही नहीं है। जो लोगों के पास पैसे हैं उसका मनी सप्लाई में कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो पैसा लोग बैंक में जमा करते हैं, यानी कि बैंक के पास एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है और एक एक्सेस रिजर्व होता है। तो जो भी रिजर्व्स बैंक के पास होते हैं वो किस तरह से डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करते हैं और C+GD यानी कि वो कितने ज़्यादा, सपोज़ आपने सेंट्रल बैंक ने अगर 40 करोड़ रुपए डाले हैं इकोनॉमी में तो किस 60 करोड़ के बराबर वो क्या करेगा और ज़्यादा मनी सप्लाई क्रिएट करके टोटल मनी सप्लाई 100 करोड़ कर सकता है। जैसे बैंक को आपको अगर वर्किंग पता है तो बैंक एक्सेप्ट करता है पैसा और उसको फर्दर किसी को लोन दे देता है। तो आप सोचिए इकोनॉमी में अगर 100 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डाले गए हैं तो वो कम से कम भी कई गुना ज़्यादा उससे, अगर 5 आता है आपका मनी मल्टीप्लायर तो 5 गुना 500 करोड़ के बराबर जो है ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है। तो ये देखिए ये R जो होता है उससे कई गुना ज़्यादा जो है इकोनॉमी में ये सप्लाई ऑफ मनी को क्रिएट करता है। तो जब सप्लाई ऑफ मनी की बात हमने कैश या डिमांड डिपॉजिट कही थी, वही चीज़ है कि डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है और ये रिजर्व्स का रोल होता है जो कि मनी सप्लाई को क्रिएट करता है। अब देखिए कि कितने गुना ये मनी सप्लाई क्रिएट करता है, क्योंकि आपने इकोनॉमी में अगर 100 करोड़, अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे कि अगर 100 करोड़ के बराबर सेंट्रल बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पैसे डाले हैं तो इससे कितने गुना ज़्यादा मनी सप्लाई क्रिएट हुई है। यानी कि मनी सप्लाई जो लोगों के पास पैसा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में है या अदर डिपॉजिट के रूप में है वो कई गुना ज़्यादा है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है मनी मल्टीप्लायर की वजह से। और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी। मनी सप्लाई जो कि मैंने बताया कि अगर 100 करोड़ रुपए की हाई पावर्ड मनी यानी कि सेंट्रल बैंक ने पैसा डाला है तो 500 करोड़ के बराबर वो मनी सप्लाई को क्रिएट करता है, यानी कि 5 टाइम्स इसमें वृद्धि हो रही है मनी सप्लाई में। तो मनी मल्टीप्लायर हमारा 5 आ जाएगा। अब मनी सप्लाई अपॉन फॉर्मूला देखिए कई तरह से दिया रह सकता है, क्योंकि हाई पावर्ड मनी को ही हम रिजर्व मनी भी कहते हैं और इसको बेस मनी यानी M0 से भी प्रेजेंट किया जाता है। तो MS अपॉन RM लिखा है तो भी सही है, MS अपॉन H लिखा है तो भी सही है, MS अपॉन M0 लिखा है तो भी सही है। दूसरा हमने बताया था कि इंडिया में मनी सप्लाई को हम M3 से डिनोट करते हैं, तो M3 अपॉन RM लिखा है तो भी सही है, M3 अपॉन H लिखा है तो भी सही है। यानी हाई पावर्ड मनी या मनी मल्टीप्लायर का कुछ भी निकालने का फॉर्मूला आता है तो अब इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला है बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट। सरकार द्वारा बैंकों से लिया गया ऋण, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक दोनों ही क्या करते हैं, बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। अगर RBI कमर्शियल बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले ले, RBI अगर कमर्शियल बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले ले, क्रेडिट करने की जो क्षमता है कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। अगर सरकार बैंकों से बहुत ज़्यादा लोन ले ले तो जो अब अगर लोन लेगी तो क्या होगा कि बैंक क्रेडिट से गवर्नमेंट का जो लोन की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए RBI जैसे हम अगर बात करें भारत जैसे देश की, तो एक ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कल्याणकारी कार्यों के लिए सरकार लोन लेती है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से तो वो क्या कर रही है, वो खर्च करने के लिए ले रही है। लोक कल्याणकारी सड़क बनवाएगी, पुल बनवाएगी, लोगों को लैपटॉप बांटेगी। तो सरकार दो ही काम करती है, एक टैक्स लगाना और एक एक्सपेंडिचर, टैक्स लगाना और एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है तो वो क्या करती है, उसके पास पैसे कम हैं लेकिन उसको एक्सपेंडिचर करना है तो वो लोन लेती है। तो जितना ज़्यादा लोन लेगी उतना ज़्यादा वो खर्च करेगी, उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। तो यानी अगर क्रेडिट ज़्यादा देता है बैंक गवर्नमेंट को तो इससे हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर्स जो भी आपके व्यापारी वाणिज्यिक क्षेत्र होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, अगर वो भी बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। इससे इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तीसरा है नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स। जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी आपके यहाँ बढ़ेगी
जितना ज़्यादा इनफ्लो होगा उतना ही मनी सप्लाई बढ़ेगी और जितना ज़्यादा आउटफ्लो होगा उतना ही मनी सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपके यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आपके देश में आता है। जैसे ही फॉरेन करेंसी आएगी आप उसको कहाँ जमा करेंगे? आप उसको सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक में रखेंगे, सेंट्रल बैंक में रखेंगे, और जैसे ही बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसके बदले में आपको कैश दे देगा, और कैश इंडियन रुपी देगा। जैसे ही इंडियन रुपी की मात्रा बढ़ेगी तो मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है करेंसी लायबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो करेंसी लायबिलिटीज़ हैं वो भी क्या करती हैं इकोनॉमी में। जैसे आपको पता है कि हमने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कॉइन्स और निकालता है या फिर 1 रुपये का नोट, तो अगर ये बढ़ता है तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है। हालांकि इसका रोल कम रहता है, लेकिन ये बाकी तीनों सेक्टर जो कमर्शियल सेक्टर हैं या गवर्नमेंट है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन तीनों का रोल मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा रहता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए पूछा जाता है एक्सपोर्ट की वजह से आपका मनी सप्लाई बढ़ता है या घटता है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो यानी पैसा देश में आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है। फॉरेन करेंसी को आप कहाँ रख रहे हैं? बैंक में, और बैंक उसके बदले में आपको इंडियन करेंसी दे रहा है। जैसे ही इंडियन करेंसी बढ़ेगी वैसे ही आपके देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट अगर लोन ले रही है तो गवर्नमेंट किस लिए लोन ले रही है? एक्सपेंडिचर करने के लिए। जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वैसे ही देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर रोड बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है तो वो लोगों को काम दे रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई देश में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई से मतलब ध्यान रखिएगा जो लोगों के पास पैसा है। और जब हम हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं तो वे प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी से रिलेटेड है, यानी प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी यानी कि जो सेंट्रल बैंक है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कितना पैसा इकोनॉमी में डाल रही है उसको हम हाई पावर्ड से डिनोट करते हैं M0 से, और M1, M2, M3 आपके मनी सप्लाई को बताते हैं। थैंक यू सो मच।